नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जिसमें सीधा सीधा अमेरिकी व्यापारी एलन मस्क या फिर कहें कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का हस्तक्षेप मिला है। दुनिया में इंटरनेट की जो सेवा है वो लगभग 90% से ज्यादा समुद्र के रास्ते सभी देशों में इंटरनेट पहुंचाया जाता है, लेकिन एलन मस्क अब स्टारलिंक के जरिए उसका तरीका उन्होंने बदल दिया है और सैटेलाइट के जरिए अब वो दुनिया में इंटरनेट पहुंचा रहे हैं। हालांकि जो उनका डिवाइस है स्टारलिंक वो भारत में फिलहाल कामयाब नहीं है, क्योंकि भारत में स्टारलिंक औपचारिक तौर पर आधिकारिक तौर पर अभी बिक्री की उसे अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी 16 दिसंबर के दिन मणिपुर में ये एलन मस्क की कंपनी का स्टारलिंक डिवाइस जो इंटरनेट डिवाइस है वो मिलता है। साथ ही भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी मिलते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब भारत में स्टारलिंक अभी आया नहीं है, तब मणिपुर में या फिर इससे पहले अंडमान निकोबार में भी स्टारलिंक का ये डिवाइस मिल चुका है। ये कैसे यहां तक पहुंच रहे हैं और क्या इंटरनेट इन उपकरणों के माध्यम से चल रहा है, खबर को विस्तार देंगे मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये कुछ मामला बड़ा पेचीदा है, समझ नहीं आ रहा स्टारलिंक पहुंचा कैसे हिंदुस्तान। नहीं, वो स्टारलिंक इलीगल तरीके से पहुंचा है म्यांमार के रास्ते। हाँ। और अभी आप कह रहे थे कि स्टारलिंक डिवाइसेस बैन है भारत में, तो भारत में भी बैन है, म्यांमार में भी बैन है, लेकिन म्यांमार में विद्रोही बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करते रहे। जो सबसे नजदीक जहां स्टारलिंक की फ्रीक्वेंसी को इजाजत है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद इधर साउथ ईस्ट एशिया के सारे देश जैसे पाकिस्तान हो गए, भारत हो गए, म्यांमार हो गए, इन सब में स्टारलिंक बैंडविड्थ को परमिशन नहीं है, बैन कर दिया गया है। और बैन इसलिए किया गया है कि इसका लोकेशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि बाकी आप जैसे कोई आप क्राइम करते हैं अपने मोबाइल से, तो मोबाइल टावर का लोकेशन ढूंढती है कि आपका मोबाइल किस मोबाइल टावर के रेंज में था। ठीक है, पुलिस ऐसे पता। अब इसमें तो क्या है, सीधे सैटेलाइट से आ रहा है, यहां पता ही नहीं है कि इस्तेमाल करने वाला है कहां। तो वो 60,000 से ज्यादा सैटेलाइट घूम रही है ऊपर, किसे किसे ढूंढेंगे और नहीं किसके फ्रीक्वेंसी से कहां आया है ये सिर्फ एलन मस्क बता सकते हैं। लोकल एजेंसी, लोकल प्रशासन नहीं बता सकता। और उसके लिए क्या है, आपको पत्राचार करना पड़ेगा, स्टारलिंक कंपनी को वहां भेजना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ये मोबाइल जो है इस लोकेशन फलाने सैटेलाइट के लोकेशन से यूज, तब तक पता चलेगा वो आदमी कहीं और जा चुका होगा। तो इसलिए ये खतरनाक है। दूसरी बात कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कभी नहीं जाती, आपका नेट होता है चला जाता है, क्योंकि ये फाइबर ऑप्टिक्स है। फाइबर ऑप्टिक्स में खराबी आई, हाँ, या किस तरह का वो सिग्नल्स प्रॉब्लम हुआ तो ये आता है। वो डायरेक्ट सैटेलाइट से है, वो 24 घंटे हमेशा देता रहता, वो है। लेकिन खतरनाक बड़ा सवाल तो ये भी है ना, जो बीम है सैटेलाइट का हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो तो बंद है, तो ये इस डिवाइस का कर क्या रहे थे? क्या वाकई में इसे इंटरनेट चला रहे थे? और म्यांमार में तो मैंने सुना है कि बड़ी मात्रा में स्टारलिंक के डिवाइस हैं, बहुत ज्यादा। देखिए ये क्या है ना, जब आप लाइसेंस लेते हैं और बिल्कुल वैध तरीके से चलाते हैं तब तो पता चल जाता है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस होता है, फलाने फ्रीक्वेंसी आपको अलॉट की जाती है। लेकिन जब आप इलीगल उसका यूज करते हैं ना, सिग्नल पकड़ाते हैं, तो फिर और मुश्किल हो जाता है। और जो स्टारलिंक कंपनी है, जो एलन मस्क की कंपनी है, वो इसे स्पिल ओवर इफेक्ट कह रहे हैं। स्पिल ओवर मतलब कि जैसे आप एक बाल्टी या मग में पानी लेके आते हैं और जो कैरी करने के दौरान जो गिर जाता है ना यहां वहां, उसको स्पिल ओवर बोलते हैं। तो ये कहे कि हमने फ्रीक्वेंसी तो इंडोनेशिया को दिया है, लेकिन स्पिल ओवर इफेक्ट के कारण वो म्यांमार में और भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में काम कर रहा है, और इस वजह से ये इस्तेमाल कर पा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में उन लोगों के पास क्यों मिला जो ये मणिपुर को अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं? पीएलए के पास ही क्यों मिला? हाँ, पीपल लिबरेशन आर्मी है वो। हाँ। और वो एक अलग मैती देश बनाने की बात कर रहे हैं, और म्यांमार में उनका बेस है और उनके पास मिला है। दोनों तरफ के लोगों से मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं सर, मेरा सीधा मतलब ये है कि जो भारत विरोधी लोग हैं उन्हीं के पास क्यों मिल रहा है ये जो छिटपुट इंटरनेट उन्हीं के पास क्यों पहुंच रहा है? नहीं, वो गैर कानूनी तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, म्यांमार के जो विद्रोही हैं उनसे ये परचेज कर रहे हैं, या वहां से ये प्राप्त कर रहे होंगे ये। और देखिए ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आपको उग्रवादियों के मूवमेंट की जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मोबाइल यूज नहीं करेंगे,
वो इंटरनेट से स्टारलिंक राउटर और डिवाइसेस दोनों मिले हैं यहाँ। अभी कुछ दिन पहले आप जिस घटना की बात कर रहे हैं, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से बरामद हुए, वो तो असम राइफल्स और इंडियन आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन था। वो नदियों के बीच में नाव में उस डिवाइस का ये कर रहे थे, नाव मूव कर रहा है और वहां से ये इंटरनेट से संपर्क कर रहे थे एक दूसरे से। अब बताइए कैसे पता लगाएगा कोई भी सुरक्षा एजेंसी? नहीं पता, वहां से भी बरामद हुए, वही बरामद, बहुत खतरनाक है। देखिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं, वहां से आप नॉर्थ ईस्ट की स्थिति समझिए, खास करके चूड़ाचांदपुर, चंदेल, इम्फाल ईस्ट, आकांग पोक्की है वो जगह का नाम। इन जगहों पे अभी फिलहाल विद्रोही सेनाओं का लगभग कब्जा चल रहा है। और कई ऐसे इलाके हैं जहां असम राइफल्स या इंडियन आर्मी के लिए ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो रहा है, उनकी टोपोग्राफी इस तरह। और सारा जो हथियारों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये स्टारलिंक डिवाइस का इधर उधर हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि म्यांमार से हमारा बॉर्डर पोरस है। और इन्होंने, जो नेहरू जी ने जो म्यांमार से आने जाने का जो 10 किलोमीटर के लिए जो सेफ जोन बना के दिया है ना, कि जो बॉर्डर है उसका 10 किलोमीटर इधर तक म्यांमार के लोग रह सकते हैं और म्यांमार में 10 किलोमीटर अंदर तक नॉर्थ ईस्ट के लोग आ जा सकते हैं। फ्री मूवमेंट जोन जो बना के दिया है ना, उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही। और मतलब सोचिए ना, कैसा ये नियम था कि भारत के लोगों को अगर जाना है मणिपुर तो इन्हें इनर लाइन परमिट बनवानी पड़ेगी, लेकिन म्यांमार के लोग आ सकते हैं और यहां से म्यांमार जा सकते हैं 10 किलोमीटर अंदर तक। और ये धरने से देखिए, लाइन परमिट बनाना पड़ेगा ये मणिपुर जाने के लिए। भारत के लोगों को अगर मणिपुर और मिजोरम जाना है तो उन्हें इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। और वहां के लोग दूसरे देश जैसे कि म्यांमार में चले जाते कोई नहीं, अब म्यांमार के लोग आ जाते कुछ नहीं। ये नियम बनाया था भाई, नेहरू जी ने बनाया था। तो उसकी वजह से बहुत परेशानी आ रही है। अभी देखिए वहां क्या क्या बरामद हुआ है जी। जो भी AK-47 वगैरह तो नॉर्मल बात है। जो रॉकेट लॉन्चर्स म्यांमार के विद्रोही वहां की सेना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्योंकि जो ये मिलिटेंट्स है उनके पास बरामद हो चुका है। अमेरिकी बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुआ है, अमेरिकी सेना जिसका इस्तेमाल करती है। सोचिए, ये अमेरिका का ये स्टारलिंक राउटर और ये जो डिवाइस, ये दोनों बरामद हुआ है, ये आपको पता ही है। आप उन हथियारों की लिस्ट देखेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे कि कहां से उन मिलिटेंट्स के पास, उन विद्रोहियों के पास इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं, जो लीगल तरीके से। हाँ आराम से आ रहे हैं। या देखिए वो चाइना से मंगा लेते हैं। चलिए, जो हो चुका वो हो चुका, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। ये लोग इस जखीरे के साथ करना क्या चाहते हैं? क्या वाकई में मणिपुर वाला जो हिस्सा है उसे तोड़ने की जो कोशिश है वो और तेज होती जा रही है? देखिए मैं आज की स्थिति आपको बताता हूं। म्यांमार के 42-43% भूभाग पे वहां की सरकार की नहीं चलती। मतलब वहां की जो आर्मी हुंटा है उसकी नहीं चलती, वहां पूर्णतः विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। और मणिपुर का जो पहाड़ वाला जो इलाका है, मैंने जिन जिलों का नाम लिया उसमें से कुछ जिले ऐसे हैं जहां भारतीय सेना को ऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन फिलहाल वहां लोकल पुलिस के लिए आना जाना बहुत मुश्किल है, उनका स्वतंत्र ये चल रहा है। और ये सारा नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ इलाका है। और नार्को टेररिज्म के जो ड्रग्स के पैसे से ये सारे हथियार आ रहे हैं। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि सालाना 1000 करोड़ का कारोबार है ड्रग्स का, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार का वो इलाका, चाइना तक का। सर सिर्फ 1000 करोड़ के लिए एक देश थोड़े ही तोड़ देंगे। एक साल, हर साल 1000 करोड़ है, प्रति वर्ष है ना। तो अरे प्रतिवर्ष 1000 करोड़ आप समझ रहे हैं। और सिर्फ 1000 करोड़ का ड्रग्स का कारोबार नहीं है, अमेरिकी हथियार वहां बिक रहे हैं बड़े पैमाने पर, डिफेंस सेक्टर को वहां बूस्ट मिल रहा है। अमेरिका अपना हथियार बेचने के लिए कहां पे क्या कर रहा है आपको नहीं पता। अच्छा बताइए, यूक्रेन कितना हथियार खरीद पाता था पहले, आज कितना परचेज कर रहा है। आप ये जो विद्रोही हैं वो कल तक चाइना का हथियार इस्तेमाल करते, लेकिन आज सारे अमेरिकन सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उसके पास आ गए हैं। आप पता कीजिए ना कि कहां से आ रहे हैं वो। ब्लैक मार्केट, बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है अमेरिकी डिफेंस एक्सपोर्ट का। और इस ड्रग्स कार्टेल आपको समझ रहे, बताइए दुनिया में कितनी ऐसी जगह है जहां छोटा सा इलाका है, मुश्किल से वो कितना बड़ा इलाका होगा। मणिपुर, मिजोरम, और जिसकी मैं म्यांमार चाइना बॉर्डर तक बात कर रहा हूं, 70-80 किलोमीटर तक का इलाका है।
कौन सा 70-80 किलोमीटर दुनिया में इलाका है जहां हर साल 1,000 करोड़ जनरेट कर रहा है इलीगली? लीगल तरीके से मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। एक पनामा कैनाल हो सकता है, स्वेज कैनाल जिसको बोल रहे हैं, और कहां जनरेट होता है बताइए धरती पर? या फिर हो सकता है जो पेट्रोल निकालते होंगे वहां पे हो पाता होगा, वहां पे भी इतना नहीं हो पाता है। प्रॉफिट 1,000 करोड़ का नहीं है वहां पे। हिंदुस्तान क्या कर रहा है सर, जब ये सब कुछ पता है देखिए बचाव के लिए? नहीं देखिए, हिंदुस्तान कर रहा है तभी तो पकड़े गए हैं। अगर इंडियन आर्मी ऑपरेशन नहीं चला रही होती, देखिए वहां क्या है ना कि कुछ सालों पहले तक नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी थी, इस बात को आप समझिए, और वहीं कई सारे ग्रुप्स बने हुए थे, और म्यांमार में भी कई सारे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे थे। ये सारे नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए थे। मोदी सरकार के आने के बाद क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी में कमी आई। मिलिटेंसी में कमी आई, लोग मेन स्ट्रीम से आकर जुड़ गए, तो वैसे लोग जो ड्रग्स से कारोबार में थे उनको नुकसान होने लगा। वो थ्रेशोल्ड पॉइंट तब आया जब मणिपुर की जो सरकार थी एन बीरेन सिंह की, इन्होंने क्या किया कि बड़े पैमाने पर ड्रग्स की खेती को नष्ट करना शुरू कर दिया, और बाकायदा ऑपरेशन। तो जब नष्ट करना शुरू कर दिया तब उन लोगों ने फिर एक्शन लिया कि एक तो हमारा धंधा मंदा कर दिया है, जो ड्रग्स कारोबार में जो सेपरेटिस्ट जुड़े हुए थे वो मेन स्ट्रीम में आ गया, दूसरा क्या है जो लगी हुई फसल उसको भी नुकसान कर रहा है। तब उन्होंने फिर ये जंग छेड़ा है, कुकी बनाम मैती इस तरह का नाम देकर। ये सारा का सारा नार्को टेररिज्म जो लॉबी है दुनिया की उसके द्वारा किया गया है, और इलीगल डिफेंस लॉबी के द्वारा किया जा रहा है। ये दो चीज आप समझिए, इलीगल डिफेंस लॉबी जो कि ब्लैक मार्केट से हथियार प्रोवाइड करती है दुनिया भर के विद्रोहियों को, वो सारे के सारे हथियार लगभग अमेरिका से आ रहे हैं दुनिया भर में, और दूसरा ड्रग्स नार्को टेररिज्म, ये दोनों मिलकर बहुत बड़ी शक्ति हो जाती है और पूरे उस इलाके को डिस्टर्ब किए हुए। दोनों ही इलाकों को डिस्टर्ब किए हुए हैं, और आपका कहना है कि भारत सरकार काम कर रही है, उसी का नतीजा है कि ये लोग पकड़े जा रहे हैं। और भारतीय सेना है, फिर भारत की सरकार इस बात को जानती है, हमसे तो बेहतर ही जानती है कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है, म्यांमार क्या करना वहां चाहता है, किस तरीके से अमेरिका का हस्तक्षेप है, हथियारों की खेप म्यांमार के रास्ते हिंदुस्तान में पहुंचाई जा रही है। मणिपुर को लगातार जलाया जा रहा है कि इसी वजह से कि वो जो ड्रग्स का कारोबार है वो उनका धंधा चलता रहे और उन्हीं के हाथ में चलता रहे, भले ही भारत का हिस्सा तोड़ना क्यों ना पड़े। जी नहीं, एक महत्वपूर्ण चीज छूट जाएगी। जो भारत का जो बॉर्डर है म्यांमार से लगता है वो जंगली इलाका है, वहां ज्यादातर ट्राइबल्स है वहां पे, और उन्होंने अपनी आर्म मिलिशिया बना के रखी है। भारत सरकार इलाके से वो ट्रैफिकिंग रोक तो दे, लेकिन भारत सरकार के साथ समस्या है कि बात करे किससे। मिलिट्री हुंटा वहां भी सरकार में है, उनकी इस इलाके पे चलती नहीं, और जो आंग सान सू की समर्थित जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी लड़ ही रहे हैं। तो जब तक इस जंग का फैसला नहीं होता, भारत सरकार बात नहीं कर पा रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये बिल्कुल इलाका खुला है, खेल फरुखाबादी है, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, ड्रग्स लेके जाओ, हथियार लेके जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इसका फैसला होना बाकी है अभी इलाके का कि किसके कब्जे में इलाका रहेगा उसकी। बिल्कुल भाई, वहां गृह युद्ध जैसे हालत है ना। देखिए 42% भूभाग पे आर्मी है जो कि ज्यादातर शहर वगैरह है, और बाकी जो इस तरह जंगली इलाके हैं वो ट्राइबल मलेशिया के कंट्रोल में है, और जो अंदरूनी इलाके हैं जो रूरल बेल्ट जैसे कह सकते हैं वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो आंग सान सू की के समर्थक है, वो 3 तरह के लोग काम कर रहे हैं। इस वजह से भी बात नहीं हो पा रही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस खबर को विस्तार देने के लिए, इतने बारीकी से इस खबर का हर एक पहलू समझाने के लिए। तो बड़ा सवाल है कि स्टारलिंक आखिर अंडमान निकोबार में आइलैंड पर कैसे पहुंचा, वहां की नाव में कैसे मिला, मणिपुर में क्या कर रहा है, क्या इंटरनेट की सेवा चालू है। लेकिन सिर्फ एलन मस्क ने इतना जवाब दिया है कि भारत के ऊपर जो इंटरनेट के बीम्स है, सैटेलाइट बीम्स हैं, वो बंद हैं और भारत में इसका इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो मतलब एक सटीक जवाब एलन मस्क नहीं दे पाए हैं, एक विश्वास भरा जवाब एलन मस्क नहीं दे पाए हैं। अब ये अंदरूनी रास्ते से अमेरिका की साजिश है मणिपुर में, या फिर वाकई में कुछ और कहानी है, बीतते वक्त के साथ वो भी पता चली जाएगा। भारतीय सेना बहुत पुख्ता तौर पर सुरक्षा के इंतजामातों को कायम कर रही है। एक बार फिर पंकज जी आपका धन्यवाद। चर्चा कैसी लगी दर्शकों कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।